जनवरी 2026 बलूचिस्तान में अचानक एक ऐसा वाक़या होता है जो एक पुरअसरार शख्सियत को सबकी नज़रों में ले आता है। तो आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो किस्सा शुरू होता है जनवरी 2026 से। बलूचिस्तान में एक साथ कई शहरों में मतलब कोयटा, मस्तूंग, ग्वादर सब जगहों पर हमले होते हैं। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे, बल्कि इतने मुनज़्ज़म थे कि साफ लग रहा था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और सोची समझी प्लानिंग है। इन हमलों का नतीजा क्या निकला? मजमूई तौर पर 48 अफराद की जानें गईं, जिनमें आम शहरी भी थे और सिक्योरिटी एहलकार भी। और फिर उन हमलों से कुछ ही देर पहले एक वीडियो सामने आती है। इस वीडियो में 6 मुसल्लाह लोग नजर आते हैं, लेकिन उनमें से 5 ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। सिर्फ एक शख्स था जिसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। सवाल ये था कि ये शख्स कौन है? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बशीर ज़ेब है कौन? कौल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी का सरबराह, जिसका नाम इन सारे हमलों के पीछे आ रहा है। चलिए आज हम इसी की कहानी को ज़रा तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बशीर ज़ेब, जिसका नाम इन हालिया वाक़यात से जुड़ा है, वो कानून की नज़र में कौन है? हुकूमत पाकिस्तान के लिए बशीर ज़ेब कोई नया नाम नहीं है। वो कई बड़े हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में मतलूब है। इनमें कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमला हो, कराची स्टॉक एक्सचेंज का वाक़या या फिर कराची यूनिवर्सिटी में होने वाला वो खुदकुश हमला, ये सब वाक़यात इससे जोड़े जाते हैं। तो ये वाज़ेह है कि वो काफ़ी अरसे से सिक्योरिटी इदारों के रडार पर था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये कि बशीर ज़ेब हमेशा से एक अस्करियत पसंद कमांडर नहीं था। एक वक्त था जब उसका मैदान जंग हथियार नहीं, बल्कि कोयटा की सड़कों पर होने वाली तलबा सियासत थी। तो आइए ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी इब्तिदाई ज़िंदगी कैसी थी और इसका सियासी सफ़र कैसा था। बशीर ज़ेब का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके नोशकी के एक मिडिल क्लास घराने से था। तालीम की बात करें तो उसने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और फिर बलोची अदब में मास्टर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया। लेकिन उस दौर में तुलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ों की वजह से उस पर यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिले पर ही पाबंदी लग गई थी। उसकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ BSO आज़ाद नामी एक तलबा तंजीम से। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने इसी तंजीम पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए नए लोगों को भर्ती करती है और 2013 में इस पर पाबंदी लगा दी। और इस तंजीम में बशीर ज़ेब का किरदार कोई छोटा मोटा नहीं था। वो 2006 से लेकर 2012 तक, यानी पूरे 6 साल इसका चेयरमैन रहा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तलबा सियासत में उसका कितना असर व रसूख था। तो फिर सवाल ये है कि एक तालिबे इल्म रहनुमा ने आखिरकार मुसल्लत जिद्दोजहद का रास्ता क्यों और कैसे अपनाया? ये उसकी कहानी का सबसे अहम और फैसलाकुन मोड़ है। उसकी अपनी तहरीरों और उसके पुराने साथियों से पता चलता है कि बशीर ज़ेब डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच के नज़रियात से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। डॉक्टर अल्लाह नज़र भी, जो BSO आज़ाद का बानी था, खुद एक तालिबे इल्म रहनुमा से एक अस्करी पसंद कमांडर बना था। और ये बात उसने खुद 2014 में अपनी एक तहरीर में लिखी। उसने साफ साफ कहा कि वो डॉक्टर अल्लाह नज़र से इतना मुतासिर है कि अब वो भी बंदूक उठा के लड़ना चाहता है। ये इसकी सोच में तब्दीली का एक खुला सबूत था। इसने पहले डॉक्टर अल्लाह नज़र की तंजीम यानी BLF में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन जब वहाँ से कोई ख़ास जवाब नहीं मिला तो इसने 2018 में बाकायदा तौर पर बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ज्वाइन कर ली और तलबा सियासत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। BLA में शामिल होने के बाद बशीर ज़ेब बहुत तेज़ी से ऊपर आया और क़यादत तक पहुँच गया। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था, बल्कि अंदरूनी इख्तिलाफात और धड़ेबंदियों से भरा हुआ था। अच्छा, तो 2017 में क्या हुआ कि BLA के अंदर ही फूट पड़ गई। जो असल लीडरशिप थी उसने अपने एक कमांडर असलम बलोच पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई तुमने तंजीम से पूछे बगैर इलाज के लिए इंडिया का सफ़र किया। इस इल्ज़ाम पर उन्होंने असलम बलोच और उसके करीबी साथी बशीर ज़ेब दोनों को तंजीम से ही निकाल दिया। अब जवाब में इन दोनों ने भी खामोशी नहीं इख्तियार की, बल्कि उन्होंने अपनी एक अलग तंजीम बना ली और नाम उसका भी BLA ही रखा। उसके बाद वाक़यात बहुत तेज़ी से बदले। दिसंबर 2017 में
तंजीम से निकाला गया, 2018 के शुरू में ही अपना नया धड़ा बना लिया। और फिर उसी साल के आखिर में जब असलम बलोच अफगानिस्तान में एक हमले में मारा गया, तो इस धड़े की क़यादत सीधी बशीर ज़ेब के पास आ गई। तो क़यादत संभालने के बाद बशीर ज़ेब ने BLSA की हिकमत अमली और उसके पूरे ढांचे में कई बहुत बड़ी तब्दीलियां की। आइए देखते हैं कि वो तब्दीलियां क्या थीं। उसकी क़यादत में न सिर्फ हमलों की शिद्दत बढ़ी, बल्कि तंजीम का काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। उसने मुख्तलिफ बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों को मिलाकर ब्रैस नाम का एक इत्तेहाद बनाया। BLA के अंदर खुदकश हमलों के लिए मजीद ब्रिगेड के नाम से एक अलग विंग कायम किया, और सबसे अहम बात, उसने तालीम याफ्ता नौजवानों और ख़ास तौर पर ख़वातीन को हमलों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन बशीर ज़ैब की क़यादत और उसकी इन हिकमत अमलियों के नताइज क्या निकले, इस पर तज्ज़ियाकारों की राय बिल्कुल एक नहीं है, बल्कि वो इस पर काफ़ी मुनक़सिम है। बहुत से माहिरीन का ये मानना है कि भले ही खुदकुश हमलों और ख़वातीन के इस्तेमाल जैसी हिकमत अमलियों से मीडिया की तवज्जो तो बहुत मिली, लेकिन इसने बलोच कॉज़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया। इससे तहरीक पर दहशतगर्दी का लेबल लग गया और अवामी हमदर्दी में भी कमी आई। जैसा कि इंसदादे दहशतगर्दी के एक माहिर डॉक्टर खुर्रम इकबाल कहते हैं कि इन हमलों की बर्बरियत ने आलमी राय आमा को बलूच तहरीक के खिलाफ कर दिया, जिसका आखिरी फ़ायदा शायद सिक्योरिटी इदारों को ही हुआ, जिन्हें फ़ौजी ऑपरेशंस के लिए एक जवाज़ मिल गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या एक तालिब इल्म रहनुमा से कमांडर बनने वाले बशीर ज़ैब की हिकमत अमली ने बलोच तहरीक को कोई नई सिमत दी है, या फिर इसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। जनवरी 2026 बलोचिस्तान में अचानक एक ऐसा वाक़या होता है जो एक पुरअसरार शख्सियत को सबकी नज़रों में ले आता है। तो आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो किस्सा शुरू होता है जनवरी 2026 से। बलूचिस्तान में एक साथ कई शहरों में, मतलब कोयटा, मस्तूंग, ग्वादर, सब जगहों पर हमले होते हैं। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे, बल्कि इतने मुनज़्ज़म थे कि साफ लग रहा था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और सोची समझी प्लानिंग है। इन हमलों का नतीजा क्या निकला? मजमूई तौर पर 48 अफराद की जानें गईं, जिनमें आम शहरी भी थे और सिक्योरिटी एहलकार भी। और फिर उन हमलों से कुछ ही देर पहले एक वीडियो सामने आती है। इस वीडियो में 6 मुसल्लाह लोग नजर आते हैं, लेकिन उनमें से 5 ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। सिर्फ एक शख्स था जिसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। सवाल ये था कि ये शख्स कौन है? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बशीर ज़ेब है कौन? कौल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी का सरबराह, जिसका नाम इन सारे हमलों के पीछे आ रहा है। चलिए आज हम इसी की कहानी को ज़रा तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बशीर ज़ेब, जिसका नाम इन हालिया वाक़यात से जुड़ा है, वो कानून की नज़र में कौन है? हुकूमत पाकिस्तान के लिए बशीर ज़ेब कोई नया नाम नहीं है। वो कई बड़े हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में मतलूब है। इनमें कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमला हो, कराची स्टॉक एक्सचेंज का वाक़या, या फिर कराची यूनिवर्सिटी में होने वाला वो खुदकुश हमला, ये सब वाक़यात इससे जोड़े जाते हैं। तो ये वाज़ेह है कि वो काफ़ी अरसे से सिक्योरिटी इदारों के रडार पर था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये कि बशीर ज़ैब हमेशा से एक अस्करियत पसंद कमांडर नहीं था। एक वक्त था जब उसका मैदान जंग हथियार नहीं, बल्कि कोयटा की सड़कों पर होने वाली तलबा सियासत थी। तो आइए ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी इब्तिदाई ज़िंदगी कैसी थी और इसका सियासी सफ़र कैसा था। बशीर ज़ैब का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके नोशकी के एक मिडिल क्लास घराने से था। तालीम की बात करें तो उसने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और फिर बलोची अदब में मास्टर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया। लेकिन उस दौर में तुलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ों की वजह से उस पर यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिले पर ही पाबंदी लग गई थी। उसकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ BSO आज़ाद नामी एक तलबा तंजीम से। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने इसी तंजीम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए नए लोगों को भर्ती करती है, और 2013 में इस पर पाबंदी लगा दी। और इस तंजीम में बशीर ज़ैब का किरदार कोई छोटा मोटा नहीं था। वो 2006 से लेकर 2012 तक, यानी पूरे 6 साल इसका चेयरमैन रहा।
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ طلبہ سیاست میں اس کا کتنا اثر و رسوخ تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم رہنما نے آخرکار مسلح جدوجہد کا راستہ کیوں اور کیسے اپنایا؟ یہ اس کی کہانی کا سب سے اہم اور فیصلہ کن موڑ ہے۔ اس کی اپنی تحریروں اور اس کے پرانے ساتھیوں سے پتہ چلتا ہے کہ بشیر زیب ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کے نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ڈاکٹر اللہ نذر بھی، جو BSO آزاد کا بانی تھا، خود ایک طالب علم رہنما سے ایک عسکری پسند کمانڈر بنا تھا۔ اور یہ بات اس نے خود 2014 میں اپنی ایک تحریر میں لکھی۔ اس نے صاف صاف کہا کہ وہ ڈاکٹر اللہ نذر سے اتنا متاثر ہے کہ اب وہ بھی بندوق اٹھا کے لڑنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی سوچ میں تبدیلی کا ایک کھلا ثبوت تھا۔ اس نے پہلے ڈاکٹر اللہ نذر کی تنظیم یعنی BLF میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن جب وہاں سے کوئی خاص جواب نہیں ملا تو اس نے 2018 میں باقاعدہ طور پر بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA جوائن کر لی اور طلبہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ BLA میں شامل ہونے کے بعد بشیر زیب بہت تیزی سے اوپر آیا اور قیادت تک پہنچ گیا، لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا، بلکہ اندرونی اختلافات اور دھڑے بندیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچھا، تو 2017 میں کیا ہوا کہ BLA کے اندر ہی پھوٹ پڑ گئی۔ جو اصل لیڈرشپ تھی اس نے اپنے ایک کمانڈر اسلم بلوچ پر الزام لگایا کہ بھئی تم نے تنظیم سے پوچھے بغیر علاج کے لیے انڈیا کا سفر کیا۔ اس الزام پر انہوں نے اسلم بلوچ اور اس کے قریبی ساتھی بشیر زیب دونوں کو تنظیم سے ہی نکال دیا۔ اب جواب میں ان دونوں نے بھی خاموشی نہیں اختیار کی، بلکہ انہوں نے اپنی ایک الگ تنظیم بنا لی اور نام اس کا بھی BLA ہی رکھا۔ اس کے بعد واقعات بہت تیزی سے بدلے۔ دسمبر 2017 میں تنظیم سے نکالا گیا، 2018 کے شروع میں ہی اپنا نیا دھڑا بنا لیا، اور پھر اسی سال کے آخر میں جب اسلم بلوچ افغانستان میں ایک حملے میں مارا گیا تو اس دھڑے کی قیادت سیدھی بشیر زیب کے پاس آ گئی۔ تو قیادت سنبھالنے کے بعد بشیر زیب نے BLSA کی حکمت عملی اور اس کے پورے ڈھانچے میں کئی بہت بڑی تبدیلیاں کیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ تبدیلیاں کیا تھیں۔ اس کی قیادت میں نہ صرف حملوں کی شدت بڑھی بلکہ تنظیم کا کام کرنے کا طریقہ بھی پوری طرح بدل گیا۔ اس نے مختلف بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کو ملا کر بریس نام کا ایک اتحاد بنایا۔ BLA کے اندر خودکش حملوں کے لیے مجید بریگیڈ کے نام سے ایک الگ ونگ قائم کیا، اور سب سے اہم بات، اس نے تعلیم یافتہ نوجوانوں اور خاص طور پر خواتین کو حملوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بشیر زیب کی قیادت اور اس کی ان حکمت عملیوں کے نتائج کیا نکلے، اس پر تجزیہ کاروں کی رائے بالکل ایک نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر کافی منقسم ہے۔ بہت سے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ بھلے ہی خودکش حملوں اور خواتین کے استعمال جیسی حکمت عملیوں سے میڈیا کی توجہ تو بہت ملی، لیکن اس نے بلوچ کاز کو بین الاقوامی سطح پر بہت شدید نقصان پہنچایا۔ اس سے تحریک پر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا اور عوامی ہمدردی میں بھی کمی آئی۔ جیسا کہ انسداد دہشت گردی کے ایک ماہر ڈاکٹر خرم اقبال کہتے ہیں کہ ان حملوں کی بربریت نے عالمی رائے عامہ کو بلوچ تحریک کے خلاف کر دیا، جس کا آخری فائدہ شاید سیکیورٹی اداروں کو ہی ہوا، جنہیں فوجی آپریشنز کے لیے ایک جواز مل گیا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا ایک طالب علم رہنما سے کمانڈر بننے والے بشیر زیب کی حکمت عملی نے بلوچ تحریک کو کوئی نئی سمت دی ہے، یا پھر اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا ہے جہاں سے شاید واپسی ممکن نہ ہو؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت